बच्चों सॉरी बच्चों, तो वीडियो वहाँ पर कैंसिल हो गया। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो हम लोग कहा थे बेटा अल्मुनियम जो था ना, जब वो रिएक्ट करता है स्टीम वाटर के साथ, तो मैंने क्या कहा कि पानी के साथ रिएक्ट तो करेगा, पर पानी को आपको स्टीम करना पड़ेगा। और स्टीम और वेपर में आपको समझ में आ चुका होगा, जब पानी को आप बॉयल करते हो तो वेपर पैदा होता है, और वो जो वेपर होता है ना, उस वेपर को फर्दर हीट करोगे ना तो स्टीम बनेगा। और स्टीम जो होता है कभी स्टीम जो होता है इनविजिबल होता है, और वेपर आपको विजिबल होता है, जिसको आप अपने आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, तो वही ये स्टीम है जिसको हम लोग फर्दर हीट करते हैं। तब जब इसकी टेम्परेचर थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाती है, तब ये अल्मुनियम से रिएक्ट करती है और अल्मुनियम ऑक्साइड फॉर्मेशन करती है, और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। वही केस होगा जिंक के साथ, ये वाइट बनेगा। और याद रखिएगा, जिंक का एक स्पेशल यहाँ पर केस ये है कि जब जिंक जो होता है, जिंक जब हॉट होता है तब उस समय इसका कलर होता है येलो। मतलब जब जिंक को आपने रिएक्ट किया पानी में तो जिंक ऑक्साइड पैदा हुआ, और जिंक ऑक्साइड जब गर्म होती है, हॉट होती है, तो येलो रंग का पीपीटी येलो रंग का क्रिस्टल बनता है। और जब ये हल्का सा जब ये ठंडा हो जाता है तब व्हाइट रंग का क्रिस्टल बनता है ठंडा होने पे, और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। ऐसा कुछ प्रोसेस होता है। आयरन के केस में जब हम लोग आते हैं बेटा, तो आयरन के केस में ये होता है कि आयरन को गर्म करना पड़ता है, समझिए ना। जब आयरन गर्म होगा ना तभी रिएक्ट करेगा पानी के साथ, नहीं तो नहीं करेगा। और वो पानी कैसा, स्टीम पानी, तभी ये ऑक्साइड फॉर्मेशन करेगा, नहीं तो ऑक्साइड नहीं फॉर्मेशन करेगा, याद रखिएगा। F3O4 को हम लोग कहते हैं टेरी, यहाँ पे लिखा है ट्राईफेरिक टेट्रा ऑक्साइड। देख सकते हैं यहाँ पे 3 आयरन है ना, तो ट्राईफेरिक कहना है। ऑक्सीजन कितने 4 है ना, तो टेट्रा ऑक्साइड कहेंगे। इसका नाम है मैग्नेटाइट भी कहते हैं, और इसको हम लोग रस्ट भी कहते हैं, याद रखिएगा। यही फॉर्मूला होता है रस्ट का। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये किस तरीके से रिएक्शंस करता है। अब मैं कुछ और प्रॉपर्टी बताऊं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। वो कौन सी प्रॉपर्टी, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं Al2O3 जिंक ऑक्साइड। याद रखिएगा बेटा, ये जो है वो एम्फोटेरिक इन नेचर है। एम्फोटेरिक इन नेचर का मतलब ये होता है जब इसको आप पानी में, जब ये पानी में रिएक्ट करेगा बेटा, एम्फोटेरिक जब ये पानी में रिएक्ट करेगा, ये पानी के साथ फॉर्मेशन करेगा एसिड और बेस का। इसे हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक कहते हैं। ठीक है, तो ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है इसके ऑक्साइड्स। पर मैग्नीशियम के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। मतलब इसमें जब आप रेड लिटमस दीजिएगा तो उसको ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा। तो ये भी है, ये जितने भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, ये सब के सब अल्कलाइन इन नेचर है। तो आप सोडियम अल्कलाइन नेचर है, पोटेशियम है, ठीक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है। अल्मुनियम और जिंक जो है वो एम्फोटेरिक इन नेचर है। मतलब इसका मतलब ये जब पानी से रिएक्ट करेंगे तो एसिड और बेस दोनों का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आई बात समझ में। अब चला आता हूँ थोड़ा सा मैं आयरन की बात करता हूँ। देखिए, और आयरन की बात करता हूँ, और यहाँ पर देखिए आयरन जो फॉर्मेशन किया है ये Fe3O4, इसको हम लोग याद रखिएगा, इसको हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए कैसे, FeO और Fe2O3 लिख सकते हैं, है ना। और FeO को क्या कहते हैं बताइए सर, FeO को हम लोग कहते हैं फेरस ऑक्साइड। क्या कहते हैं, फेरस ऑक्साइड। और Fe2O3 को क्या कहते हैं हम लोग बताइए, फेरिक ऑक्साइड। और इन दोनों को मिला के कहते हैं मालूम है क्या, देखिए यहाँ से फेरस लिखिए और ये ओ ले लीजिए, इसमें इंक्लूड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बताइए, फेरस सो, और ये हो गया फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। तो इसको ऐसे भी कहते हैं, याद रखिएगा, फेरसो फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं इसको, इस तरीके से डायरेक्ट। इसकी क्या नाम है, ये Fe3O4, फेरसो फेरिक ऑक्साइड भी इसको कहते हैं हम लोग, या इसको ट्राईफेरिक टेट्रा ऑक्साइड कहते हैं, या इसको रस्ट भी कहते हैं, इसको मैग्नेटाइट भी कहते हैं। तो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, इसको बना किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको रस्ट का फॉर्मूला पूछ सकता है आपसे, आप पूछ सकते हैं मैग्नेटाइट का फॉर्मूला पूछ सकता है आपसे पूछ सकता है, ऐसे आपको दे देगा। देखिए Fe2O3 दे देगा, आपको Fe3O4 दे देगा, आपको FeO दे देगा, और पूछेगा और आप दे देगा आपको Fe2O3 दे देगा। ये तो हालांकि मैंने दिया है, तो मान लीजिए FeO2 दे देगा, कुछ इस तरीके से दे देगा, और पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरस फेरिक ऑक्साइड। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो और याद रखिएगा, ये जो सोल्यूशन होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। ये क्या होता है, बेसिक इन नेचर, याद रखिएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आपको याद रखनी पड़ेगी कि कौन सा सोल्यूशन हमारा अल्कलाइन है, कौन सा सोल्यूशन हमारा एम्फोटेरिक है। और आपने ये देखा कि यहाँ पे जो टॉप टू बॉटम, जैसे आप नीचे आओगे तो ये सब पानी से बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे। वेदर पानी आपका, ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे पानी से, वेदर आपका पानी कोल्ड हो, हॉट हो या स्टीम हो, ये किसी भी केस में रिएक्ट नहीं करेंगे वाटर के साथ। क्यों, क्योंकि ये काफ़ी 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 अनरिएक्टिव है। ये इलेक्ट्रॉन इतना ईजिली नहीं रिलीज करेंगे जितना ये करते हैं। तो आपने क्या देखा कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज करती है। इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी लो होती है, इसलिए डिक्रीज करते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका है, मैंने बोल दिया है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का मतलब। इलेक्ट्रॉन रिलीज कौन ईजिली लूज कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज कौन कर सकता है, उसी की आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है।
तो सोडियम पोटेशियम जो है इलेक्ट्रॉन आराम से छोड़ सकता है, इसलिए इसकी आयनीकरण एंथैल्पी लो होती है। जैसे जैसे आप नीचे जाते हो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है वो घटने लगती है। तो ये हमने इतना प्रॉपर्टी पढ़ा। अब कुछ खास प्रॉपर्टी जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने साइन दिया है, रिवर्सिबल का साइन दिया है। रिवर्सिबल का साइन का मतलब क्या होता है ये समझिए थोड़ा। यहाँ पर देखिए बच्चों, होता ये है कि ना जब आयरन को आप बहुत गर्म करते हो ना, हीट करते हो, हीट करने के बाद क्या होता है ना कि ये पानी को भी हीट किए हो, पानी भी स्टीम फॉर्म में है और वाटर भी हॉट है, तो उस समय क्या होता है हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है और ये Fe3O4 बनता है। अब ये हाइड्रोजन गैस जो होता है वो क्या करता है, फर्दर इस Fe3O4 के साथ रिएक्ट करके इसको फर्दर आयरन में कन्वर्ट कर देता है, मतलब इसको ये H2 जो है रिड्यूस कर देता है। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, हाइड्रोजन जो फॉर्म होता है उसको संग संग रिमूव करना पड़ेगा। अगर इफ द हाइड्रोजन फॉर्म्ड इज नॉट रिमूव्ड, द आयरन ऑक्साइड जो है आपका, आयरन ऑक्साइड जो फॉर्म्ड हुआ है इज रिड्यूस्ड बैक टू आयरन, वो फर्दर आयरन में चले जाएगा। आई बात समझ में? और ये कब कौन से टेम्परेचर में होती है याद रखिएगा, ये 700 डिग्री सेल्सियस में होती है प्रतिक्रिया। ये जो इक्विलिब्रियम है इसका मतलब ये हुआ, देखिए इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है बात समझिए, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब आयरन जो है, जब आयरन की जो कंसंट्रेशन समय के साथ घटते जाएगी, मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन कितना आयरन का, मान लीजिए 100 है, ऐसे इमेजिन कीजिए। और आपने आयरन को हीट किया है, पानी भी स्टीम किया है, तो ये प्रोडक्ट हमारी कन्वर्ट हो रही है, प्रोडक्ट हमारी बन रही है। और आयरन Fe3O4 जो है, मान लीजिए प्रोडक्ट जो बन रहा है, मान लीजिए एक समय ऐसा आया कि ये बन गया है 80% और ये बन गया है 20%, मतलब ऑलमोस्ट 20% बचा हुआ है और 20% कंज्यूम हो जाएगा तो 100% Fe3O4 बन जाएगा। पर हालांकि ऐसा होता नहीं है, होता यह है कि जैसे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगती है, रिएक्शन फिर से रिवर्स बैक चल जाता है, बैकवर्ड की तरफ मूव करने लगता है। और ये रिएक्शन मालूम है कब रुकेगी, जब ये 80 जब 50 हो जाती है और ये 20 बढ़ के 50 हो जाता है, तब ये रिएक्शन स्टॉप हो जाता है यहाँ पर। तो ना ही आयरन पूरी तरीके से कंज्यूम हो पाता है और ना ही Fe3O4 पूरी तरीके से फॉर्म हो पाता है। तो इस रिएक्शंस को हम लोग रिवर्सिबल कहते हैं। रिवर्सिबल का मतलब 50% रिएक्टेंट और 50% प्रोडक्ट बना हुआ रहेगा और आपको लगे कि रिएक्शन अब आगे बढ़ ही नहीं रहा है। मान लीजिए अचानक से ये 40 हो जाता है घट के और ये 60 हो जाता है, फिर ये 60 जो है फिर 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में हमेशा मेंटेन रहेगा और हमको लगेगा कि रिएक्शंस आगे भी नहीं बढ़ रहा, पीछे भी नहीं बढ़ रहा है। यही होता है आयरन के साथ। और ये क्यों होता है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हाइड्रोजन गैस को अगर संग संग आप रिव्यू नहीं करोगे तो यही आपको प्रतिक्रिया देखने को मिलेगा। ये क्यों देखिए जब 80 हो गया था तो ये क्यों 50 में चला गया, क्योंकि जो हाइड्रोजन था वो फर्दर इसको रिड्यूस कर दिया। तो इसको रिमूव कीजिएगा, नहीं तो इक्विलिब्रियम का जो साइन है ये ऐसा ही रहेगा फिर। तो यही आपसे पूछेगा कि आयरन व्हेन रिएक्ट विद स्टीम वाटर द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ट्रू फॉल्स, रीजन पूछेगा। बहुत टाइप के क्वेश्चंस एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर। इसी प्रकार से आपने देखा क्या, यहाँ पर 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो मैंने जो बोर्ड पढ़ाया उसमें तो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछेंगे, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। और इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि इन केस ऑफ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड जिंक द रिएक्शन स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम, क्यों, वाई, क्यों रुक जाते हैं? तो बेटा आपको ये बोलना पड़ेगा कि सर जब हम लोग हीट करते हैं तो क्या होता है, ऑक्साइड ऑफ मेटल जो होता है वो स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल्स, ऑफ द गिवन मेटल्स। मतलब क्या होता है कि जब आप इसको हीट करते हो ना तो मैग्नीशियम की ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, एक लेयर फॉर्म हो जाती है। फर्दर उसके ऊपर ये जो स्टीम का जो पानी है ना वो कुछ इफेक्ट नहीं कर पाता और हाइड्रोजन के जो गैस का जो फॉर्मेशन है वो स्टॉप हो जाता है। आई बात समझे? ठीक एल्युमिनियम के केस में भी यही है कि हाइड्रोजन गैस का जो फॉर्मेशन है वो स्टॉप हो जाता है। जिंक के साथ भी यही कहानी है, जो हाइड्रोजन जो गैस का जो फॉर्मेशन है वो स्टॉप हो जाता है कुछ समय के बाद। क्यों? क्योंकि जिंक की ऑक्साइड, एल्युमिनियम की ऑक्साइड और मैग्नीशियम की ऑक्साइड की लेयर उस मेटल के सरफेस पे बन जाती है, जिससे फर्दर वो स्टीम जो है उस मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। तभी से ये होता है कि H2 गैस का फॉर्मेशन भी स्टॉप हो जाता है। तो अब क्या करें सर इसको आगे बढ़ाने के लिए? तब आपको करना पड़ता है टेम्परेचर को और भी इंक्रीज करना पड़ता है। जब आप टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीज कीजिएगा एट हाई टेम्परेचर जो है द कोटिंग ब्रेक्स एंड एल्युमिनियम बोलिए, मैग्नीशियम बोलिए, जिंक बोलिए रिएक्ट्स विद स्टीम एंड लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस। तो ऐसा होता है हमारा काम। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इन सब की याद रखिएगा। और एक बात मैं कुछ क्वेश्चन पूछ दूँ, शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यहाँ से, आपसे पूछेगा कि यहाँ पर कॉस्टिक सोडा, ये जो एनीवे जो कॉस्टिक सोडा है वो किस टाइप की प्रॉपर्टी है? देखिएगा काफ़ी हाइड्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी शो करता है। हाइड्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ बेटा कि एयर से क्या करता है, मॉइस्चर से वाटर एब्सॉर्ब कर लेता है।
और आपको बताया भी गया था, कल मैं आपको बताया भी था वीडियोज़ में, प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बताया भी हूँ, अगर आप नहीं देखें तो आप पर जाकर देखें कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से, एयर से CO2 को एब्जॉर्ब करके पोटेशियम कार्बोनेट बन जाता है। तो ये काफ़ी एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज़ की काफ़ी अच्छी है। तो सोडियम हो, पोटेशियम हो, मैग्नीशियम हो, ये हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी शो करता है। ये पानी में कंप्लीट सोल्यूबल, ये भी पानी में कंप्लीट सोल्यूबल, NaOH पानी में कंप्लीट सोल्यूबल, KOH पानी में कंप्लीट सोल्यूबल, बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है पानी में वो लाइम वाटर भी इसको कहते हैं हम लोग, या स्लेक्ट वाटर भी कहते हैं इसको हम लोग, कन्फ्यूज मत रहिएगा, ठीक है। ये भी हम लोग से कहते हैं स्लेक्ट वाटर भी कहते हैं इसको। ये पानी में स्लाइटली सोल्यूबल होता है, कंप्लीट सोल्यूबल नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, ठीक है। और याद रखिएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो हो गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये NaOH जो है, ये लोग की जो नेचर होती है, ये पानी में एब्जॉर्ब करके पानी में डिजॉल्व भी हो जाते हैं, समझ में आया। इनकी प्रॉपर्टी कुछ इसी तरह की होती है, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं डिलिक्विसेंस कहते हैं। स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो रही है तो माफ़ कीजिएगा, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूँ, CNCE, डिलिक्विसेंस कहते हैं इसको, ठीक है। और ये हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी भी है ऑब्वियसली। और याद रखिएगा ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब के सब हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। फिर जैसे जैसे नीचे आप जाइएगा हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की जो टेंडेंसी है वो घटने लगती है, ठीक है ना। तो इस तरीके का प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर सीखा। आपसे क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछ सकते हैं कि बताइए कौन सा ऐसा मेटल है जो आपका लिलैक फ्लेम पैदा करता है, कौन सा ऐसा मेटल है, तो आप बोलिएगा पोटेशियम सर एक ऐसा मेटल है जो लिलैक फ्लेम पैदा करता है, ठीक है। कौन सा ऐसा मेटल्स है एक्टिविटी सीरीज में जो कैचेस फायर करता है, तो कौन सा बताइए मेरे को, सोडियम और पोटेशियम। गोल्डन येलो फ्लेम कौन पैदा करता है, तो सोडियम। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है। तो इस तरीके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा और आपको पूरी डेप्थ तरीके से पढ़नी होगी, तभी आप चीज़ों को बता पाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आई बात समझ में। तो डुप्लीकेशन प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। और मैं कुछ खास प्रॉपर्टी यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ, एक सुनिए यहाँ पर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। मान लीजिए अगर एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि सोडियम पोटेशियम को अगर आप हॉट वाटर से करते तो क्या होता। आपने तो सर कोल्ड वाटर की बात किया, कोल्ड वाटर में बोला क्या सर ये फॉर्मेशन करता है, NaOH फॉर्म करता है और ये H2 गैस, और ये काफ़ी कम्बस्टाइल होता है और आग लग जाता है, इसमें रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। अगर NaOH के साथ अगर हॉट के साथ करें तो क्या होगा। देखिए अब से आप बताइए मेरे को, कोल्ड के साथ कर रहे हैं तो ये इतना एक्सोथर्मिक हो रहा है, इतना वॉलेंट रिएक्शन शो कर रहा है, तो हॉट के साथ करेंगे तो क्या होगा बताइए, एक्सप्लोशन ही ना होगा, एक्सप्लोड ना करेगा। अब ये क्यों एक्सप्लोड कर रहा है, माल आपको समझ में आ रही है ना। ये जो कोल्ड वाटर से जब कर रहे हो तो क्या कर रहा है, ये सोडियम को क्या कर रहा है, मेल्ट कर दे रहा है। जब हॉट वाटर से करोगे तो इसको बॉईल कर देगा ना। और सिल्वर के जो ग्लोब्यूल बनते हैं, जो बॉल बनते हैं, सिल्वरी जो बॉल बनती है हमारी, सिल्वरी जो बॉल बनती है वो क्या हो जाएगा बताइए, एक्सप्लोड कर जाएगा ना। आप समझ सकते हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। जब पानी में ना तो इसे गोल 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 गोल, इसको ग्लोब्यूल कहते हैं। ये पानी में ऐसे से बनते हैं और ऐसे ऐसे करके तैरने लगते हैं, पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। और ये जो ग्लोब्यूल बन रही है ना, फटने लगता है पूरी तरीके से, क्या ये सरफेस पे फैल जाता है पूरी तरीके से, और काफ़ी स्पीड के साथ काफ़ी वॉलेंट माने काफ़ी फास्ट मूव करने लगता है ये पूरे, जब तक पूरा मेल्ट होकर पूरा गायब ना हो जाए तब तक। तो हॉट के साथ कीजिएगा तो ये तो ऐसा लगता है मतलब ये जो हीट पैदा करेगा वो हीट इतना एक्सोथर्मिक होगा कि सरफेस को टच भी नहीं करेगा सोडियम। अरे बात में क्या बोल रहा हूँ मैं, ये इतना मतलब इनफ इट इज़ इनफ हॉट, समझ सकते हैं, जो इसको बॉयल कर देगा सोडियम को, इतना हीट निकलेगा, मतलब हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगा। अरे बात में तो सिल्वरी जो बॉल है वो क्या हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। इसलिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, एग्जाम में हालांकि नहीं पूछेगा, बट जहाँ तक मुझे लगता है क्लास 10 में इतने हाई लेवल पे नहीं पूछे जाएंगे, बट 11-12 में बच्चे जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हॉट वाटर से हम लोग सोडियम पोटेशियम को क्यों नहीं डालते, तो याद रखिएगा बेटा कि बोलिएगा हॉट वाटर जो होता है वो क्या करता है, सोडियम को मेल्ट कर सकता है। हालांकि मेल्ट तो करता है, कोल्ड वाटर भी मेल्ट करता है, बट सोडियम जो है वो बॉयल भी कर सकता है। पर हालांकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होती है, करीब 900 डिग्री सेल्सियस होती है सोडियम की बॉइलिंग पॉइंट। पर ये जो हॉट वाटर जो है, स्टीम वाटर जो है, अगर आप इसको रिएक्ट करवाएंगे तो याद रखिएगा सोडियम क्या करेगा, सिल्वरी जो बॉल होती है या सिल्वरी जो ग्लोब्यूल फॉर्मेशन होती है एक्सप्लोड हो जाएगी। वो पानी के ऊपर एक ऐसा सा रिंग पैदा हो जाता है, याद रखिएगा सोडियम ऐसे करके मूव करने लगता है पानी के सरफेस के ऊपर और एक्सप्लोड कर जाएगा पूरी तरीके से। आई बात में, जो काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है हमारा। तो होप सो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि हम लोग अल्काली मेटल के साथ हॉट वाटर क्यों नहीं लेते, ठीक है। तो सिल्वरी जो बॉल है वो एक्सप्लोड हो सकता है, ब्लास्ट हो सकती हैं, चीज़ें काफ़ी खतरनाक हो सकती हैं, इसलिए हम लोग हॉट वाटर नहीं लेते। और टॉप टू बॉटम आपने ये देखा बच्चे कि टॉप टू बॉटम से जैसे जैसे हम लोग जाते हैं तो पहले हम लोग कोल्ड वाटर लेते हैं, फिर हम यहाँ पर आपने देखा हमने कोल्ड वाटर लेते हैं सबसे पहले,
देखिए कोल्ड वाटर लेते हैं, फिर हॉट वाटर थोड़ा स्टीम लेते हैं, फिर स्टीम लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मेटल को ही बर्न करते हैं, उसको हॉट करते हैं, फिर आके स्टीम वाटर देते हैं, तो रिएक्शंस होता है। और नीचे तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं होगा, वो किसी भी वाटर के साथ क्यों ना हो। तो बेटा ये सब प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। एग्जामिनर क्वेश्चन सबसे पूछ सकता है, बहुत वैरायटी से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा रिएक्शन है, कौन सा ऐसा मेटल सीरीज में एलिमेंट है जो रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है, क्यों रिवर्सिबल कर सकता है, ये क्वेश्चन पूछेगा। क्या बोलते हैं व्हाइट एस कौन से मेटल में फॉर्मेशन होती है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑप्शन दे देगा आपको, अल्मीनियम, जिंक, आयरन और मैग्नीशियम दे देगा। फेरोसोफेरिक ऑक्साइड कहाँ फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है ये पूछ सकता है। वो बेसिक है कि एसिडिक है कि न्यूट्रल है, एम्फोटेरिक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, Al2O3 की, जिंक होते हैं, कौन से होते हैं, ये आपसे पूछ सकता है। डिल्यूकेशंस कौन सा होता है, हाइड्रोस्कोपी ऑक्साइड कौन सा होता है, व्हाइट, ये जो ऑक्साइड बनते हैं सब व्हाइट ऑक्साइड्स बनते हैं हमारे, ये सब व्हाइट्स होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, मिल्की टर्बिट कौन से किस में फॉर्मेशन होता है, कौन से एलिमेंट्स रिएक्ट करने से फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। किसकी डेंसिटी कितनी होती है, कौन सा फ्लोट करता है, कौन सा सिंक करता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम सब सिंक कर जाते हैं पानी में, है ना। तो इस तरीके से मैंने सफिशिएंट आपको बताया, जब ये वाटर से रिएक्ट करते हैं तो किस तरीके का प्रॉपर्टी शो होगा। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरे बच्चों, मेरे साथ बने रहे आप लोग का साइंस फैकल्टी। और प्लीज़ कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए, मैं आप लोगों को बताने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। तब तक के लिए बाय।